हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आपके आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं, लगभग आपके 4 एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि सारे के सारे एग्जाम आपके लगभग दिसंबर में हो रहे हैं। इवन 25 नवंबर से ही शुरू हो जा रहे हैं। तो अब तो आपको अपने प्रिपरेशन और भी तेज कर देनी चाहिए। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, अब आपको अप्लाई करने की जरूरत है। अब आपको सिंपली रिवीजन करने की जरूरत है। अब बहुत कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी आपने पढ़ लिया है, अब आपको उसका प्रैक्टिस साथ ही साथ रिवीजन ये करने की जरूरत है। और हम लोग वैसे भी रिवीजन ही कर रहे थे। यहाँ पर तो हम लोग केवल एमसीक्यूज ही करते हैं। जितने भी जनरल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, फिलहाल में हम लोग आरआरबी जेई के जो 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके 1000 एमसीक्यूज को लगा रहे थे। और ये जितने भी रेलवे से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो कोई भी एग्जाम आपका हो, एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, या फिर अभी आरपीएफ एसआई हो गया है ना, और कांस्टेबल का हो गया, उसके बाद एनटीपीसी का हो गया, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम का कर रहे हो तो वो दूसरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है। सभी एक दूसरे के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में हम लोग ये देखते हैं जो आरआरबी जेई 2019 में पूछे गए थे। 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज हमारी चल रही है, ये 9वां एपिसोड है। 8 एपिसोड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनको प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए फिर, बहुत ज्यादा हमने इंट्रो दे लिया, हम लोग सीधे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 501वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये प्रोटीन्स के बारे में पूछा गया है कि प्रोटीन्स आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। चाहे टेम्परेचर कम हो या फिर टेम्परेचर अधिक हो, दोनों ही केस में ये जो प्रोटीन्स हैं ये अफेक्टेड रहेंगे। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रोटीन्स इनएक्टिव होते हैं, यानी ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट। ये अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। अगर टेम्परेचर अधिक हो जाए तब भी क्या होगा, ये प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे, यानी इनका डीनेचुरेशन हो जाएगा। जैसे आप अंडे को गर्म करते हो तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, यानी डीनेचुरेशन हो जाता है उसका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, वो कुछ इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर था। लेकिन जब आप अंडे को गर्म कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं डीनेचुरेशन होने से। ये जो इसका नेचुरल स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो इसका नेचुरल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जा रहा है। प्रोटीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो। बाकी अगर आप पीएच वैल्यू में भी कोई चेंज करते हो तब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। लेकिन अब ऐसा कहो आप कि प्रोटीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये गलत बात है, ठीक है। तो यही हमारा ट्रू नहीं है। इस वजह से सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्रोटीन तापमान से प्रभावित नहीं होते हैं। यानी अगर कम है तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं, और अधिक है तो ये विकृत हो जाते हैं, यानी डीनेचुरेशन इनका हो जाता है। आगे है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड। तो थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? तो ये हमारे गले में, थ्रोट में। सी आंसर हमारा करेक्ट है। आप देखोगे यहाँ पर गले में, यहाँ पर आपको ट्रैकिया के जस्ट ऊपर ये मिलेगा आपको थायराइड ग्लैंड। और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि 3 तरीके का हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा, और इसको क्या बोला जाता है। तो इस थायराइड ग्लैंड को, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इस हार्मोन को हम लोग T4 नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, T4 नाम से भी इसको जानते हैं। ये ज्यादातर पूछा जाता है। और भी ये T3 यानी कि ट्राई आयोडो थायोनिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है। साथ ही साथ आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है। लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा कि थायरॉक्सिन को हम लोग T4 के भी नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपके गले में, थ्रोट में पाया जाता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमेशा ढूंढता रहता है आयोडीन को, ठीक है। आयोडीन को ढूंढता रहता है कि आयोडीन हमको मिलता रहे। जैसे ही आयोडीन की कमी होने लगती है तो ये ढूंढने के लिए और भी अपने आप को बड़ा करने लगता है, और भी बड़ा करने लगता है कि मुझे तो आयोडीन चाहिए। और इसी चक्कर में आयोडीन की कमी होने के कारण ये बड़ा होता चला जाता है, और आप हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हो जाते हो, यानी आपको घेंघा रोग हो जाता है, वाइटर रोग हो जाता है, जिसे आप गंडमाला रोग कहते हो, राइट। तो फिलहाल में सी आंसर हमारा करेक्ट है कि यह थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है। आगे है, द लाइट रेज दैट आर यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया इन टेस्ट ट्यूब्स यूज्ड इन पैथोलॉजी लैब्स आर। तो पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में विषाणु को समाप्त करने के लिए जो प्रकाश किरणें उपयोग में ली जाती हैं वह कौन होती हैं? तो ये जो प्रकाश किरणें होती हैं वो
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, पराबैंगनी विकिरण होती हैं। आगे है ब्लू लिटमस व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन चेंजेस टू। तो ब्लू लिटमस जब एक अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि नीला अंबर अगर आप याद रखते हो तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। नी से यहाँ पर क्या है? नीला, और ला से यहाँ पर क्या है? लाल, और अंबर, नीला अंबर आप लिखना, ठीक है? तो आपको ध्यान में रहेगा नीला अंबर यानी अंबर से अम्ल, तो अम्ल यानी कि एसिड सॉल्यूशन होगा, तो जो लिटमस होगा वो नीले से लाल में कन्वर्ट होगा। एक अगर आपको याद है कि एसिड में क्या होता है तो फिर बेस में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक उल्टा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लू लिटमस जब एक अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो ये ब्लू लिटमस नीला क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लो। आप इसको पढ़ लेना। मेन आपका टर्मरिक का पूछा जाता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछा जाता है, और एक फिनोल्फ्थेलीन कि ये एसिड के साथ क्या होता है इनका, और बेस के साथ क्या होता है, और जब ये न्यूट्रल रहते हैं तब क्या रहता है। तो इनका ये कलर आप एक बार जरूर ध्यान देना, राइट। आगे है कंपेयर रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना करना है। तो सिंपल सी बात है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आप देखो ज्यादा जो सरफेस है इसका, यानी इसका और इस ऑब्जेक्ट का सरफेस वो ज्यादा कांटेक्ट में है, और रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत ही कम कांटेक्ट होता है। जिस भी अ, जिस भी सरफेस के ऊपर ये रोलिंग ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है उसके साथ इसका कांटेक्ट बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा इन कंपेरिजन टू ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये आपका ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लो, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच टाइप ऑफ लेंस इज अ नेचुरल लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। तो किस प्रकार का लेंस मानव नेत्र में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? तो हमारी आंखों में आप देखोगे ये जो लाइट एंटर करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस, ये आपका रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। और रिफ्रैक्ट होना ये किसका प्रिंसिपल है? तो ये प्रिंसिपल है कॉन्वेक्स लेंस का, राइट। तो हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है उसका नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स, सी आंसर हमारा करेक्ट है, उत्तल। और ये जो लाइट रेज जाती हैं ये इमेज कहाँ बनाती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद? ये अगर आपको बताना हो तो ये रेटिना पर इमेज बनता है, राइट। इसको आप ध्यान में रखना कि जो इमेज बनता है हमारी आंखों में वो रेटिना पर बनता है। आगे है द ड्राइंग ऑफ मिल्क ऑफ लाइम यानी व्हाइट वॉशिंग इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, यानी चूने सफेद पुताई के घोल के सूखने की क्रिया का कारण है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा गया है, लेकिन मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम अनबुझा चूना कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब आप इसको बाजार से लाते हो, आप अपने घरों पर दीवार के पुताई के लिए, तो आप इसमें पानी डालते हो। जैसे आप इसमें पानी डालते हो तो इस अनबुझे चूने की गर्मी बुझ जाती है, यानी पानी डालने से इसकी गर्मी बुझ जाती है, और ये आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप फिर बुझा हुआ चूना कह देते हो। अब यही जो बुझा हुआ चूना है इसको ऐसे स्लैग लाइम बोलते हैं। इसी को आप अपने घरों पर या दीवारों पर इसकी पुताई करते हो। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हम इसको दीवारों पर लगाते हैं तो जस्ट ये उतना चमकदार नहीं होता है, उतना नहीं शाइनी होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये सूखता जाता है, ये और भी ज्यादा व्हाइटिश हो जाता है, राइट, और भी ज्यादा चमकदार हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है ना, CaCO3, जिसको आप चूना पत्थर बोल देते हो, चौक बोल देते हो। ये व्हाइटिश कलर का हो जाता है, बहुत ही चमकदार हो जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण ऐसा होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? तो ये वैंडरवाल्स फोर्स होता है, राइट, वैंडरवाल बल। ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है। इसी वजह से आपने देखा है कि जो पेंसिल होता है इसमें जो ग्रेफाइट यूज हुआ होता है, ये कॉपी पर लिखते समय लेयर बाय लेयर आसानी से छूट जाता है ना, क्योंकि इनके लेयर्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा करेक्ट है, वैंडरवाल्स फोर्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और इनके यूज के बारे में ग्रेफाइट के, तो ये आपका राइटिंग के लिए तो यूज होता ही होता है, ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पर भी इसका यूज होता है, स्नेहक के रूप में, पेंट्स में भी यूज होता है, रेफ्रैक्टरी में भी, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स
में हम इसका यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना, मॉडरेटर के तौर पर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। बैटरीज में यूज होता है और ग्राफीन सीड्स में यूज होता है इसका। आगे है ऑन व्हाट फैक्टर डज द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन। तो ये कह रहा है किस फैक्टर पर जो कलर है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है। तो जो स्कैटर्ड लाइट है, जो बिखरे हुए प्रकाश की किरणें हैं, ये डिपेंड करते हैं, ये जो आपका पार्टिकल्स हैं इसके साइज पर, ठीक है, साइज पर। अगर यहाँ पर वेवलेंथ दिया होता है कि लाइट के वेवलेंथ पर भी, तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। इसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, या फिर जो पार्टिकल्स इन कलर्स को बिखेर रहे हैं उनके साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर साइज स्मॉलर है तो ये स्मॉलर वेवलेंथ को आसानी से स्कैटर कर देंगे, बिखेर देंगे। जैसे कि आपने देखा है कि आकाश का जो कलर है वो बताया जाता है नीला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर नीले कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम होता है। कम होने के कारण यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल होते हैं, और ये स्मॉल पार्टिकल्स इस स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट को, यानी नीले कलर की या वायलेट कलर की जो लाइट है, इसको आसानी से बिखेर देते हैं आसमान में। इसी वजह से आपको आसमान का जो कलर है वो नीला दिखाई देता है, राइट। तो साइज पर भी डिपेंड कर रहा है और लाइट के वेवलेंथ पर। हालांकि लाइट का वेवलेंथ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट इज सेड अबाउट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अपवर्तन नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दो पारदर्शी अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंब के बारे में क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी सभी एक ही समतल पर होते हैं। तो बस आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्रशिंग अ केन, तो एक कैन को तोड़ना, क्या ये केमिकल चेंज है। यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक कर दे रहे हो, तो ब्रेक करोगे तो ऐसा थोड़े ना हो जाएगा कि इससे कोई एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। यहाँ पर बस एक फिजिकल आप चेंज कर रहे हो, साइज उसका कुछ बड़ा था, आपने इसको तोड़ दिया, है ना। बाकी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग लगना। अब जंग लगता है जब, तो जो आयरन होता है वो कैसा हो जाता है, Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी हो सकता है ना, जैसा जंग लगा हो। तो ये आयरन जो होता है उसमें आपने देखा है कि जंग लगते समय ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका केमिकल चेंज है, राइट, ये आपका केमिकल चेंज है। लेकिन इवापोरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का इवापोरेशन हो गया, यानी पानी वाष्प बन करके उड़ गया, तो बस हुआ क्या कि ये लिक्विड स्टेट में था और अब ये गैसियस स्टेट में चला गया। तो यहाँ बस केवल अवस्था का चेंज हुआ, यानी लिक्विड स्टेट से कोई चीज गैस में चेंज हुआ। यहाँ भी फिजिकल चेंज हुआ, ना कि केमिकल। और मेल्टिंग ऑफ आइस भी सेम है, यानी जो आइस है वो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी बस फिजिकल चेंज हो रहा है कि यहाँ पर जो स्टेट है इसका वो चेंज हो जा रहा है सॉलिड से लिक्विड, लेकिन केमिकल चेंज कोई नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। आगे है SARS स्टैंड्स फॉर। तो SARS का अर्थ हमको बताना है यहाँ पर, ये आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक सीवियर डिजीज है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आप इसको ध्यान में रखना, ये आपका SARS होता है, राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव डायमेंशन, यानी इनमें से किस राशि में विमाएं नहीं होती हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे किसका यूनिट नहीं होता है या फिर किसका डायमेंशन नहीं होता है, तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी रिलेटिव दिख जाए, रिलेटिव शब्द, तो आप तुरंत उसको टिक कर देना, राइट, आंख मूंद करके। क्योंकि जो भी रिलेटिव चीजें होती हैं उनमें न्यूमरेटर में भी वही चीज और डिनोमिनेटर में भी वही चीज, इस वजह से ऊपर नीचे दोनों जो भी इनका यूनिट होता है वो आपस में कट जाते हैं और इनका कोई यूनिट नहीं बनता है। और कोई यूनिट नहीं बनेगा तो कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। तो सी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं है। आगे है द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका होता है सिंपली क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल। ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। What happens with the force of gravitation between two objects when the mass of one object is doubled? तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है जो भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, इनके मास के प्रोडक्ट के, है ना, m1 into m2।
तो अगर आप इनमें से कोई भी एक मास को आप डबल करते हो तो जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डबल, बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको। तो एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है। तो ये आपका मिनिमम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। बी आंसर हमारा करेक्ट है, इसको आप ध्यान में रखना, है ना। दो जगह पर ये पूछा हुआ है, तो 0.1 सेकेंड आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए इको सुनने के लिए। आगे है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट हैपेंस ड्यू टू, यानी रात में तारों का टिमटिमाने का क्या कारण होता है। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि आपने देखा है रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट रेज कहीं से भी रिफ्रैक्ट होती है, अगर वो रेयरर से डेंसर में हो रही है तो आपने देखा था कि नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ होती है तो ये नॉर्मल से दूर भागती है। ऐसे ही हमारे वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जिसके कारण जो तारे हैं, जो तारा है जिससे जो प्रकाश की किरणें आ रही है, वो इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से जब होकर के गुजरता है तो कभी रेयरर से डेंसर, कभी डेंसर से रेयरर होने के कारण ये कभी नॉर्मल से दूर भागता है तो कभी नॉर्मल की तरफ झुकता है, यानी अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। इसी वजह से आपको कभी ये तेज चमकता हुआ दिखाई देता है तो कभी ये मंद चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग टिमटिमाना बोल देते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे है द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज। तो सामान्य श्वसन में अंदर जाने और निकलने वाली वायु की मात्रा को किस रूप में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसी से रिलेटेड पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे, किसी एक लेक्चर में, कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो वहां पर जितना भी एयर हम अंदर लेते हैं और फिर उस गहरी सांस को छोड़ देते हैं, तो जितना भी एयर हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं तो इसमें जितना भी वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ है इस एयर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्राफ में। देखिए ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन है, आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे थे तो ऐसे ऐसे आ रहे थे, जब आपने गहरी सांस लिया तो आप यहाँ तक गए, फिर आपने पूरा सांस छोड़ा तो आप यहाँ तक आए, तो ये इतना वॉल्यूम आपने क्या किया, कवर किया, तो इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, यानी सिंपली सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है एयर का, जो एयर आप अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो नॉर्मल रेस्पिरेशन में, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करी गई है, तो ये टाइडल वॉल्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 24 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कॉनकेव मिरर है या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों में से कोई भी है, तो यहाँ पर अगर पोल है तो पोल से जितनी दूरी पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक उसकी आधी दूरी पर आपका फोकस होता है। यहाँ पर भी वही केस होता है ना, कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव, दोनों के केस में। तो ये जो आपका एफ है वो क्या हो जाता है, इस टोटल आर का आधा हो जाता है। तो ये अगर 24 है तो इसका आधा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट्स इज। तो पौधों में शर्करा का सामान्य परिवहन रूप क्या है। देखिए अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो आपको पता है कि एनिमल में जो हम शर्करा की बात करते हैं, शुगर की, आपका क्या होता है, ग्लूकोज। लेकिन वहीं पर अगर हम पौधों में बात करें तो ये क्या होता है आपका, सुक्रोज। ये डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है, जो कि टूटने पर क्या बनता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूट जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन शुगर, जो आप घरों में चीनी खाते हो, ये यही होता है आपका, सुक्रोज होता है। राइट, तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिच इन विटामिन ए। तो इनमें से कौन विटामिन ए से भरपूर होता है। तो विटामिन ए से भरपूर आपका होता है यहाँ पर कैरेट, जो गाजर है, ये आपका विटामिन ए से भरपूर है। ये आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए कुछ कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन हमसे पूछा जाता है कौन सबसे समृद्ध स्रोत है। तो कैरेट यानी कि गाजर में अगर हम देखें तो इसमें भरपूर मात्रा में हमको विटामिन ए मिल जाता है। आगे है बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई जगह पर ये पूछा गया है, इससे रिलेटेड पूछा गया है। इसको आप एक बार ध्यान दे दो तो आप इसको सही करके आओगे। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और ये जो आपका अमोनियम सल्फेट है, अगर ये रिएक्ट करता है इस अमोनियम सल्फेट से, यानी कि NH4 का ट्वाइस SO4 से, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बनाएगा BaSO4 प्लस जो बचा आपका 2, यहाँ पर आप इसको मतलब बैलेंस कर लो या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बैलेंस कर लेना, NH4Cl। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो आपका रिएक्शन हुआ, इसमें ये जो होता है ये सॉलिड होता है और ये एक्वस होता है, यानी ये आपका इनसॉल्युबल है, यानी ये घुला नहीं है, ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है, राइट। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो आपका रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। साथ ही साथ ये मान लीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो है। आप देखो ना, यहाँ पर ये जो बैरियम है ये इसके सल्फेट के साथ चला गया और ये जो आपका NH4 है ये आपका इसके क्लोरीन के साथ चला गया, है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ, वो भी सिंगल नहीं बल्कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है इनमें से एक प्रोडक्ट वाटर में इनसॉल्युबल है जो कि प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनता है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है, ये आपका प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण अभिक्रिया है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर कुनैन, तो इनमें से कौन सा एक कुनैन का स्रोत है, तो ये आपका सिनकोना, बी आंसर हमारा करेक्ट है। व्हाट आर डिटर्जेंट कॉल्ड, तो डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट को हम लोग सॉपलेस सॉप्स भी कहते हैं, यानी सॉपलेस सॉप का मतलब बिना साबुन के जो आपका सॉप होता है उससे हम डिटर्जेंट कहते हैं, मतलब साबुन नहीं होता है, साबुन बेसिकली जो आप नहाने के लिए यूज करते हो। आगे है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स, तो हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हड्डियों के लिए हमको पता है कि कैल्शियम, इसकी जरूरत होती है हमको ज्यादा, तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, लोकेट द अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइसबर्ग्स एटसेट्रा, तो समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए जल के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का स्थान निर्दिष्ट करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं सोनार का, राइट। ध्वनिक हिंदी में लिखा गया है, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये आपका सोनार होता है, जो कि बेसिकली समुद्र की गहराई में जल के नीचे की जो भी चीजें हैं, कुछ भी आपका मतलब पहाड़ियां, घाटियां, पनडुब्बी, हिमशैल आदि, इनका स्थान निर्दिष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। आगे है विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, जैसे आप सिंपली कोई भी ले लो, जिंक मैं ले लेता हूँ और सिंपल सा आपके ध्यान में आ रहा होगा HCl, और क्या आ सकता है, तो जैसे ही आप जिंक का HCl से रिएक्शन कराते हो तो ये आपका जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब इसको फिर बैलेंस कर लेना, तो कभी भी आप देखोगे कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सी आंसर हमारा करेक्ट है, ये कई बार पूछा था। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही है ये पूछा है। तो इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप, यानी 18 इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी वर्टिकल कॉलम है ऐसे ऐसे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल कहते हैं, ग्रुप ही तो कहते हैं इनको, G1 से लेकर के 18 तक, है ना। और इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज तो होते ही नहीं है, बाकी यहाँ पर इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं इनको हम लोग पीरियड कहते हैं, और इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम जिनको हम लोग पीरियड कहते हैं, ये गलत है, तो बाकी हमारा बचा पहला, ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस, तो इनमें से कौन सा एक दुर्बल क्षारक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, यानी कि मजबूत क्षारक हैं, लेकिन जो आपका NH4OH है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, एक दुर्बल क्षार है, राइट। जब आप इसको पानी के साथ मिलाते हो तो ये बहुत ही कम OH माइनस आयन देता है, बाकी इनको आप मिला करके देखो तो बहुत ज्यादा ये OH माइनस आयन देंगे, राइट। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन
डाइटरी फाइबर, तो इनमें से कौन सा आहार फाइबर में समृद्ध है? तो आइसक्रीम, व्हाइट ब्रेड, नूडल्स, एप्पल्स। तो सिंपल सी बात है, जो सेब है, एप्पल है, ये आपका फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है, फाइबरस फूड है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेगुमिनस प्लांट। अब इनमें से कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार या लेगुमिनस प्लांट का क्या मतलब होता है? ये ऐसे पौधे होते हैं जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को, क्योंकि एयर में आपको पता है सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इस नाइट्रोजन को ला करके जमीन में मिट्टी के साथ मिलाने का काम करते हैं, जिससे जो मिट्टी है वो उर्वरक बनता है और आने वाले जितने भी फसल हैं उनको उनके ग्रोथ में मदद करता है ना। जब मिट्टी उर्वरक रहेगी तो और भी अच्छा आपका फसल लगेगा। तो ये ऐसे पौधे होते हैं। अब इन पौधों में कौन सा ऐसा पौधा है जो लेगुमिनस प्लांट है, जो नाइट्रोजन को ला करके मिट्टी में मिलाने का काम करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये आपका मटर का पौधा है, डी, राइट, डी आंसर हमारा करेक्ट है। आप मटर का पौधा लगाइए, तो जिस भी आप खेतों में मटर का पौधा लगाते हो वो ज्यादातर उपजाऊ होने का उसका चांस रहता है, राइट। बाकी पोटैटो, कैबेज, टोमेटो में उतना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनके जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। एक सेकेंड, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल एजी। तो इनमें से कौन सा तत्व ये मतलब एजी को दर्शा रहा है? तो आपका क्या हो गया? ये सिल्वर हो गया, चांदी हो गया। और वहीं पर विच ऑफ दीज डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस। अब इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल लेंस नहीं है? ऑप्टिकल लेंस इनमें से कौन सा नहीं है? माइक्रोस्कोप या फिर आपका पेरिस्कोप, टेलीस्कोप या स्टेथोस्कोप। तो ये भी आपको पता है कि जो स्टेथोस्कोप होता है ये आपका डॉक्टर लोग यूज करते हैं ना, स्टेथोस्कोप। तो यही आपका है जिसमें आपका कोई भी ऑप्टिक लेंस नहीं लगा होगा। बाकी टेलीस्कोप, पेरिस्कोप और माइक्रोस्कोप में ऑप्टिक लेंस लगे होते हैं। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है सिंपली। आगे है, इन अ पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ। तो एक आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, कैसे? तो आवर्त की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि सिंपली पीरियड की बात हो रही है। तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इक्वल चार्ज इन न्यूक्लियस, या कांस्टेंट चार्ज, या डिक्रीजिंग चार्ज, या इंक्रीजिंग चार्ज। देखिए चार्ज की बात कर रहा है। चार्ज का मतलब हो गया यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इसमें पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल ही है। तो ये जो चार्ज है इसका जो नंबर है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में। तो हम यहाँ पर पीरियड के क्रॉस जा रहे हैं, तो पीरियड के क्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। तो ऐसे केस में इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो चार्ज है यानी कि जो प्रोटॉन है वो बढ़ता जाता है। तो इन पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर क्या है? विटामिन सी का पूछ रहा है, तो चाहे वो गुआवा हो, चाहे एप्पल हो, चाहे वो स्पिनच हो। देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको रिच सोर्स नहीं पूछ रहा है, बस नेचुरल सोर्स पूछ रहा है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें आपको विटामिन सी देखने को मिल जाएगा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये उपरोक्त सभी। द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में निम्न में से क्या होता है? आइसोटोप यानी कि समस्थानिक बोले तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, और एक आपका होता है आइसोबार जिनको हम समभारिक कहते हैं। अब भारिक में नाम में ही समझ में आ रहा है कि जिनका भार समान हो, लेकिन यहाँ पर आइसोटोप में एटॉमिक नंबर समान होगा। तो जैसे यहाँ पर आपका हो गया 1H1 और 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो हमको तो पता है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं यही हमारे बनाते हैं एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास। तो अगर ये एटॉमिक मास बनाते हैं तो एटॉमिक मास तो आपको सबका पता ही है ना। तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? या फिर आपको यहाँ पर केवल न्यूट्रॉन नहीं पता है, ठीक है, तो P प्लस जो N है वो आपका एटॉमिक मास को मैं कुछ भी मान ले रहा हूँ, यहाँ Z मान ले रहा हूँ। तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z माइनस P। यानी कि आपको क्या करना है, इससे आपको इसको घटा देना है सिंपली। तो आप देखोगे यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 0 हो जाएगी, है ना, 1 माइनस 1। और यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। तो ये आपका पूछा है ड्यूटेरियम के केस में, जिसको हम लोग हैवी वाटर भी बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। तो इसमें आप देख लो, ये जो आपका ड्यूटेरियम है इसमें एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और तो इसका क्या है? एटॉमिक मास है। तो हमसे तो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पूछा है,
तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, डी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट, डी, कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है ड्यूटेरियम में। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इज यूज्ड इन द सर्किट टू रिड्यूस करंट। तो अब इनमें से किस में तुलनात्मक रूप से उच्च प्रतिरोध होता है और परिपथ में विद्युत धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इंसुलेटर और एक रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर और इंसुलेटर, ये दोनों ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं। इंसुलेटर जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई क्या मतलब, इसमें से तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता है। और ये जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर इसी इंसुलेटर को दिखाने के लिए यूज होता है, ऐसे कि सिंपली एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब आप इसको कह सकते हो हाई रेजिस्टेंस है, तो उसको कैसे दिखाओगे, कुछ ऐसे ही तो सिंबल बना करके दिखा सकते हो। बट यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द सर्किट टू रिड्यूस करंट, करंट को कम करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो करंट को कम करने के लिए हम सिंपली एक रजिस्टर का यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस उस एप्लियंसेस के हिसाब से हम रखेंगे जितना हमको करंट चाहिए, है ना। तो करंट जितना हमको चाहिए, क्योंकि ये कम करने के लिए हो रहा है, जैसे अगर यहाँ से 5 एम्पियर की करंट जा रही है, पहले जा रही थी, लेकिन अब एक बीच में रेजिस्टेंस लगाने की वजह से हो सकता है कि ये करंट फिर 3 एम्पियर का हो जाए। तो करंट को कम करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करेंगे, ना कि इंसुलेटर का, क्योंकि अगर हमने इंसुलेटर का यूज कर दिया तो पता चला कि करंट फ्लो ही नहीं होगी, है ना। इस वजह से सी आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा, बल्कि ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे है, वाई आर द टायर्स ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स ट्रेडेड। तो कार, ट्रकों और बुलडोजर के टायरों को क्यों ट्रेड किया जाता है। ट्रेड बोले तो जो भी टायर होता है, जो टायर होता है इसमें आपने जो ऐसे मतलब इन पे जो ऐसे सेप वगैरह जो बने होते हैं, उनमें आपने गड्ढे देखे हैं, जो गड्ढे होते हैं वो क्यों होते हैं, तो सिंपली रोड के साथ बेहतर पकड़ बनाने के लिए होते हैं, ताकि वो रोड से पकड़ बना करके चले, स्लिप ना हो। तो कहने का मतलब है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ना, इंक्रीज करने के लिए। तो टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड टू गिव बेटर ग्रिप टू देम ऑन द रोड। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, आसान सा सवाल है। आगे है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये अभी हमने जो देखा था CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका लाइम वाटर है, चूने का पानी। तो ये डी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो गैस अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो आपका गैस हो, चाहे वो आपका लिक्विड हो, हर एक केस में जो काइनेटिक एनर्जी है इनकी वो इंक्रीज होगी। तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डी आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बैसिली आर बैक्टीरिया विचार। तो बैसिली जीवाणु कैसे होते हैं। ये जो बैसिली बैक्टीरिया होते हैं, अभी हमने इसके पहले के किसी लेक्चर में कॉकी बैक्टीरिया का पढ़ा था, जो कि शेप में स्फेरिकल थे, गोल थे, ठीक है। लेकिन ये जो आपके होते हैं बैसिली बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ के आकार के। ये आप देखो कुछ इस तरीके से, ये आपके कोकी बैक्टीरिया हैं, इनमें भी कुछ टाइप होता है। तो यहाँ पर ये जो स्फेरिकल शेप है, ये कोकी बैक्टीरिया का हो गया। बैसिली जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ रॉड के शेप की तरह होते हैं। बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर स्पिरिल्ला जो है आपका बैक्टीरिया, ये स्पाइरल होता है, नाम भी स्पिरिल्ला और स्पाइरल। और जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो, ये आपके कॉमा शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। देखिए यहाँ पर जो विब्रियो बैक्टीरिया है, तो विब्रियो का आप ध्यान में रखना, कॉमा शेप्ड के होते हैं। और ये कॉकी का स्फेरिकल और बैसिली ये रॉड शेप्ड होते हैं, राइट। आगे है, डैश इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिजीज। तो कौन सा इनमें से एक यौन संचारित घातक बीमारी है। तो ये एड्स है ना। ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है, द साइंस दैट डील्स विथ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप रोटेशन, वीड एंड पेस्ट कंट्रोल एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो इतना जो बड़ा सा लिखा गया है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसल की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो ये आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एग्रोनॉमी, राइट। अगर आपको टाइम हो तो फिर से एक बार पढ़ो, अदरवाइज ये आपका एग्रोनॉमी है। वहीं पर ये जो साइटोलॉजी है, ये आपका सिंपली आपको पता है सेल का अध्ययन हो जाता है। एनाटॉमी, ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर उनके जो टिश्यूज हैं, है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका अध्ययन, ये क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। यानी इनके ऑर्गन्स, इनके जो अंग हैं, इनके जो ऊतक हैं, उनका
उनके आकार का, उनका आकार कैसा है, उनका रूप रंग कैसा है, उनका जो अध्ययन है ये एनाटॉमी कहलाता है। वहीं पर ये जो एस्ट्रोलॉजी है, सॉरी एग्रेस्ट्रोलॉजी है, ये आपका घासों का अध्ययन होता है, राइट, घासों का, एग्रेस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट है जो हमसे पूछा गया था इतना बड़ा सा, एग्रोनॉमी। आगे है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, नेचर एंड इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। तो ये आपको पता है, एनिमल्स अगर बोल रहा है तो ये आपका जूलॉजी है। अगर यहीं पर प्लांट्स बोलता है ना, सेम चीजें रहती है, अगर प्लांट्स बोलता तो ये आपका बॉटनी हो जाता, तो ये आपका जूलॉजी कहलाता है। बाकी सोरोलॉजी ये छिपकलियों का अध्ययन है, और एथेनोलॉजी ये कई तरह के मानव जातियों का अध्ययन है, राइट, मानव जातियों का अध्ययन है ये जो आपका एथेनोलॉजी है। फिलहाल में जूलॉजी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ये सिंपली इको कहलाती है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे, अभी हमने पढ़ा था कि मिनिमम जो टाइम इंटरवल है इको को सुनाई देने के लिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। आगे है व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद आयरन मेटल, कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ये रिएक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, एक बार जो भी कुछ है उसको लिखना है। जैसे कॉपर सल्फेट लिखा गया है तो कुछ भी आप ऐसे लिखो, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ आयरन मेटल, तो आप आयरन को लिख लो और देखो फिर क्या बनता है, कुछ भी बनाने का प्रयास करो। यहाँ पर मैंने आपको जो रिएक्टिविटी टेबल है उससे बताया था कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो मैंने केस बताया था, यहाँ पर ये जो गर्लफ्रेंड है कॉपर की, ये छोड़ करके जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा टैलेंटेड है उसके साथ चली जाएगी, या जो ज्यादा पैसे वाला है उसके साथ चली जाएगी। तो रिएक्टिविटी टेबल में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये FeSO4 बन जाएगा और ये कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, यहाँ पर केवल एक रिप्लेसमेंट हुआ है ना। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कॉपर का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। वहीं पर अगर यहाँ पर कोई और रिएक्टेंट होता और दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ होता तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता, जो कि अब हमने इससे पहले देखा था। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ये आपका जो रिएक्टिविटी टेबल है आप देख लो, कॉपर या मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब नीचे आते हैं। ये जो आयरन है आपका, ये आपका आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखिए आप कितना ज्यादा रिएक्टिव है, जितने ऊपर के हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और जितने आप नीचे जाते जा रहे हो वो कम रिएक्टिव हैं। आगे है व्हाट डिड आर्किमिडीज डिटरमाइन आफ्टर डिस्कवरिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो ये निर्धारित किया था कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन, यानी राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता को डिटरमाइन किया था। एक्चुअली ये आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल जहां से शुरुआत होता है उसमें इनके बारे में जो बताया गया है वहां पर लिखा गया है, इसे ये पूरा लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने इस प्रिंसिपल के बाद क्या डिटरमाइन किया था, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन, यानी राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता को देखा था। तो ये देखिए, इसी वजह से लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ते हो तो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा करो। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए। आप लोग और लोगों को तो जीवनी पढ़ जाते हो, सबके बारे में आपको पता होता है कि ये प्लेयर कैसा है, कहाँ का है, ये हीरो कहाँ का है, कैसा है, लेकिन आप साइंटिस्ट जितने होते हैं उनके बारे में तो पढ़ते ही नहीं हो कि कैसे इन्होंने डिस्कवरी करी थी। तो उसमें ये लिखा था, ठीक है। वैसे कोई पढ़ता नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन सोचिए एनसीईआरटी से कहाँ से ये उठाया गया था क्वेश्चन। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इनमें से किसका उपयोग मादक पेय में किया जाता है? तो एल्कोहलिक ड्रिंक्स में एथेनॉल, कफ सिरप में भी हमने देखा था एथेनॉल का यूज किया जाता है, C2H5OH, राइट। ये आपका एथेनॉल है 2 कार्बन वाला। ये आपका कफ सिरप जो आप पीते हो ना, जब आपको सर्दी लग जाती है तो उसमें भी ये आपका होता है। तो बी आंसर करेक्ट है। जो मेथनॉल है ये आपका जहरीली शराब है, ध्यान देना। एथेनॉल तो जो शराब लोग पीते हैं उसमें ये होता है, लेकिन मेथेनॉल जो है ये आपका जहरीली शराब है, राइट। आगे है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम। तो हीलियम की परमाणविकता क्या है? हीलियम अकेले ही खुश है। हीलियम मतलब मोनो एटॉमिक स्टेट में ही खुश है, स्टेबल है, ठीक है। इसको 2 एटम की जरूरत नहीं होती है, एक ही एटम में ये खुश है मोनो एटॉमिक स्टेट में। तो ये आपका क्या है, मोनो एटॉमिक है, एक परमाणु है।
आगे है यहाँ पर और भी जितने थे, जैसे आपका पॉली एटॉमिक में अगर हम बात करें तो फास्फोरस को आप ले लो P4, ये आपका 4 एटम के साथ खुश रहता है, यानी तब स्टेबल होता है, अकेले ये स्टेबल नहीं रह पाता है। डाई एटॉमिक में तो आपने कई सारे देखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और हाइड्रोजन आपका हो गया। तो और भी जैसे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन। बाकी ट्राई एटॉमिक में आप ओजोन को ले लो, तो ये आपका ट्राई एटॉमिक है। जितने मतलब एटम की संख्या है उतना एटॉमिक। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशंस ऑफ अ साउंड वेव इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए किया गया समय है। तो सिंपली एक ऑसिलेशन को वन कंप्लीट ऑसिलेशंस को पूरा करने के लिए जो समय लिया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो ये जो पूरे ऑसिलेशंस हैं जिनको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो एक कंप्लीट साइकिल को, उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, आज 50 ही क्वेश्चंस हैं, बट आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।